हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग? तैयारी चल रही है? तो देखो, अब नीट एग्ज़ाम का जस्ट 1 वीक बचा है, तो तुम लोग मॉक टेस्ट दे रहे होगे। तो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि मॉक टेस्ट तुम एक पर्टिकुलर समय पे दो। ओके, जैसे अभी नीट का जो एग्ज़ाम होगा 2 to 5, तो तुम अपने घर में मॉक टेस्ट इसी समय पे देना 2 to 5 विदाउट एसी, सिंपल फ़ैन में, क्योंकि एग्जामिनेशन हॉल में तुम्हारी एसी नहीं होगी। तो तुम्हें अडेप्ट कर लेना है इधर 1 सप्ताह 10 दिन मॉक टेस्ट देकर एक पर्टिकुलर टाइम पे, ठीक है। और साथ साथ एमसीक्यू भी करो, जो इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है हर एक चैप्टर का वो करते रहो। तो हमने आज 25 एमसीक्यू इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू लाया हूँ मैं तुम्हारे लिए, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का। ओके, जो एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है जेनेटिक्स का। तो मैं इसमें तुम्हें एमसीक्यू तो कराऊंगा ही, साथ साथ में एनसीईआरटी के भी कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं डील करूंगा। एमसीक्यू के साथ साथ में एनसीईआरटी के इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को मैं बताऊंगा पीडीएफ के थ्रू। इसे भी तुम गौर से देखना, बहुत सिंपल क्वेश्चन रहता है और इसमें तुम्हारा एक अच्छा कवरेज होता है। तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एमसीक्यू पे, उससे जो रिलेटेड होगा मैं तुम्हें दिखाऊंगा, ठीक है। तो मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। तो देखो, मैं आ रहा हूं तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन। कि तुम्हें यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, नीट 2022 का क्वेश्चन है ये। यहाँ पे स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। यहाँ पे 5 स्टेटमेंट्स हैं, तो इस 5 स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है बच्चों, समझ रहे हो? तो देखो, मैं इसलिए बताया अभी तो कि एनसीईआरटी बताऊंगा कि कुछ तुम्हें जो बाकी स्टेटमेंट है जो रॉन्ग होंगे उनका भी मैं एक्सप्लेनेशन कर दूं, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज करेक्ट वन। 5 में से कुछ गलत है, कुछ सही है, तो कौन सा सही है ये तुम्हें आइडेंटिफाई करनी है। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, यूक्रोमेटिन इज लूजली पैक्ड विथ लूजली पैक्ड क्रोमेटिन। तो यूक्रोमेटिन तुम लोग जानते हो कि जब हम लोग न्यूक्लियस में, यह जो क्रोमेटिन का थ्रेड होता है, इस तरह से क्रोमेटिन का थ्रेड होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्रोमेटिन रेटिकुलम। तो जब इसे हम स्टेन करते हैं, मान लो हमने ब्लैक कलर से स्टेन किया यहाँ पे, तो ये देखो, ये यहाँ पे क्या है, ये जो थ्रेड है सिंगल है, और यहाँ पे देखो बहुत सारा थ्रेड कंबाइन कर गया, तो ये क्या हो गया, ये टाइटली पैक्ड हो गया, और ये पोर्शन लूजली पैक्ड है। तो लूजली पैक्ड को हम लोग बोलते हैं यूक्रोमेटिन। ये वाली क्या हो गया तुम्हारा, यूक्रोमेटिन। जो लूजली पैक्ड होगा, जहाँ पे कि थ्रेड कम रहेगा, और ये टाइटली पैक्ड मीन्स जहाँ पे थ्रेड का गुच्छा बन रहा है, तो इसको क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। दिस इज हेट्रो क्रोमेटिन, ठीक है। तो देखो ये सही है। सेकेंड है, हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। नहीं, ये ट्रांसक्रिप्शनली ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव। तो हेट्रोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव स्टेटमेंट ये है, लेकिन नहीं, ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। क्योंकि यहाँ पे देखो, जहाँ पर टाइटली पैक्ड है इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। जो टाइटली पैक्ड इसे हम क्या बोलते हैं, हेट्रोक्रोमेटिन। तो देखो, ये जब हेट्रोक्रोमेटिन जो टाइटली पैक्ड है, तो ट्रांसक्रिप्शन के समय में वो ओपन नहीं होगा, क्योंकि वहाँ पे बंच बन रहा, तो आसानी से वो नहीं खुलेगा, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे गलत है। सी, हिस्टोन ऑक्टामर इज रैप्ड बाय द नेगेटिवली चार्ज डीएनए इन द न्यूक्लियोसोम। तो ये सही है। हिस्टोन्स आर रिच इन द लाइसिन एंड आर्जिनिन, ये भी सही है। इसके चलते हिस्टोन जो होता है वो बेसिक प्रोटीन हिस्टोन है। लाइसिन और आर्जिनिन एमिनो एसिड है, जो बेसिक नेचर का एमिनो एसिड है, तो ये भी सही है। ए टिपिकल न्यूक्लियोसोम कंटेन 400 बेस पेयर ऑफ डीएनए। तो बताओ, ये 400 होता है कि नहीं? तो 400 नहीं होता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए, सी एंड डी।
तो दिस स्टेटमेंट इज सही, ए सी एंड डी। तो देखो इसमें कौन सा स्टेटमेंट तुम्हारा यहाँ पे है, ए सी एंड डी। तो देखो ये वाली, तो फर्स्ट का बी सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 1 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, बी, ए सी एंड डी। बाकी दो स्टेटमेंट के यहाँ पे है गलत है। ठीक है, ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है हिस्टोन के बारे में। ये जो सही स्टेटमेंट है कि हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एमिनो एसिड। तो ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ लाइसिन एंड आर्जिनिन हिस्टोन्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक प्रोटीन्स। ओके, चलो नेक्स्ट में सेकंड नंबर क्वेश्चन। इफ एडेनिन मेक्स 30% of the DNA molecule, what will be the percentage of thymine, guanine and cytosine in it? देखो ये भी नीट 2021 का पेपर में है क्वेश्चन से, बहुत सा सिंपल सा है, ये बहुत ही सिंपल है। तुम बायोमार्कर्स में पढ़े हो डीएनए के बारे में, 11th में 12th में पढ़े होगे, तो इट इज सो सिंपल। देखो इसमें क्या करना है कि हम जानते हैं कि डीएनए इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, और न्यूक्लियोटाइड 3 चीज से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस, सुगर एंड फॉस्फेट, दैट इज द न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नाइट्रोजनस बेस 2 तरह का होता है, प्यूरिन और पायरिमिडीन, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन, तुम लोग जान रहे हो। और प्यूरिन फिर 2 होता है, एडेनिन, ग्वानिन एंड पैरिमिडीन जो होता है वो साइटोसिन थायमिन होता है डीएनए में, और आरएनए में थायमिन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल हो जाएगा। चलो अब यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कि आरएनए में क्या है नहीं है, यहाँ पे पूछ रहा है कि एडेनिन यहाँ पे 30% है तुम्हारा, तो इसका 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 मतलब ग्वानिन, साइटोसिन और थायमिन का अमाउंट क्या होगा। तो हम लोग जानते हैं कि एडेनिन हमेशा पेयर करता है किससे, थायमिन से, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू, एंड साइटोसिन पेयर करता है ग्वानिन से ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू, ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू। वी ऑलरेडी नो इट, सच टाइप ऑफ बेस पेयरिंग इज नोन एज complementary base pairing. Adenine always pairs with thymine by 2 hydrogen bond and vice versa. जब एडेनिन पेयर कर रहा है तो थायमिन भी तो उसी से पेयर करेगा ना बच्चों। जैसे हम लोग पेन में कैप लगाएं या कैप लगा दिए पेन में, बात बराबर है। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर बताओ, एडेनिन कितना % है, 30% है, तो थायमिन भी तो 30% होगा, तो कितना हो गया, 60% कवर किया ना बच्चों। तो बाकी कितना बचा, 40%। तो अब ये 40% में 20% ये होगा और 20% ये होगा, सो सिंपल है ना। देखो 2021 का क्वेश्चन से ये, तो कौन सा ऑप्शन हो गया। देखो हमने क्या पूछा था कि एडेनिन, क्वेश्चन में क्या पूछा है, एडेनिन 30% है, तो एडेनिन 30% नो प्रॉब्लम, इसको मैं रेट से कर दे रहा हूँ। तो थायमिन क्या हो जाएगा, थायमिन विल बी 30%। तो अब थायमिन देखो 30% कहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है देखो। एंड साइटोसिन ग्वानिन क्या 20-20 है ना, तो 20-20 ये हुआ, तो सो करेक्ट ऑप्शन इज 2 का डी। गॉट इट, समझ में आ गई बात, 2 का डी। ठीक है, अब थर्ड वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन इज रॉन्ग। देखो फिर 2021 का है, अब यहाँ पे हिस्टोन के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है कि हिस्टोन के बारे में रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। तो हिस्टोन कहाँ पाया था तुम्हें पता है, हिस्टोन जो है वो क्रोमोजोम में पाया था, बेसिक प्रोटीन हिस्टोन है जो डीएनए के साथ मिलके यूकैरियोटिक का क्रोमोजोम बनाता है। ठीक है, क्या है इसमें रॉन्ग है कि करेक्ट है बताओ, क्या से पूछ रहा, रॉन्ग पूछ रहा था, यहाँ पे तुम्हें रॉन्ग पहचाननी है। क्वेश्चंस को अच्छे से पहले पढ़ लेना, एग्जाम के पहले, एग्जाम में क्वेश्चंस को पहले आराम से पढ़ लेना है, इसके बाद इसका आंसर सोचना है। तो देखो हिस्टोन कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, फर्स्ट ऑप्शन। सेकेंड, हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज टू फॉर्म यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स। द pH ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, थर्ड वन।
एंड फोर्थ हिस्टोन्स आर द एमिनो एसिड लाइसिन एंड अर्जिनिन। तो देखो हमने अभी जस्ट देखा है कि ये करेक्ट स्टेटमेंट है कि हिस्टोन कैसे का बना होता है, एमिनो एसिड लाइसिन और अर्जिनिन का बना होता है। ठीक है, हिस्टोन्स कैरी पॉजिटिव चार्ज इन द साइड चेन, ये भी सही है। हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म द 8 मॉलिक्यूल, जिससे हम लोग बोलते हैं ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन, जो न्यूक्लियोसोम बनाता है। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन जो न्यूक्लियोसोम बनाता है। ठीक है, तो हिस्टोन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए क्या हो जाएगा, इसका पीएच अल्कलाइन हो जाएगा। यहाँ पर पॉजिटिवली चार्ज लिखा है ना, हिस्टोन्स आर पॉजिटिव चार्ज, इसलिए क्या हो जाएगा, अल्कलाइन हो जाएगा। ये ऑप्शन गलत है। तो यहाँ पर 8 ऑक्टामर बनता है, क्या चीज़ का, 4 ऐसे बना एंड 4 और बना लो यहाँ पे तुम, एक दूसरे के ऊपर रहेगा ऑक्टामर। ऑक्टामर ऑफ हिस्टोन में H2A, H2B, H3 एंड H4, हर एक का 2 यूनिट, तो कितना हो गया, 8 हुआ ना। हिस्टोन कितने तरह के होते हैं, 5 टाइप्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ हिस्टोन्स आर फाउंड, देयर आर 5 टाइप ऑफ हिस्टोन। H1 यहाँ पे मैंने लिखा, वो लिंकर डीएनए बनाता है। तो H1, H2A, H2B, H3 एंड H4, तो 2 molecule each of H2A, H2B, H3 and H4 will form how many molecules, 8, that is called the octamer of histones around which DNA is wrapped। तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोसोम बॉडी। ठीक है बच्चों, तो कौन सा इसमें गलत है, C3 का C। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया इसका, क्वेश्चन नंबर 3 का C ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 4th, देखो सो सिंपल, ये भी हमने जस्ट बताया ये वाली कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हमने क्या देखा था कि जो बेस होते हैं वो कितने तरह के होते हैं, 4 टाइप्स। कौन कौन, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थायमीन। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमीन एंड वाइस वर्सा बाय 2 हाइड्रोजन बॉन्ड। Adenine always pairs with thymine by 2 hydrogen bond. Yeah, we can simply say that thymine forms double hydrogen bond with adenine forms double hydrogen bond with thymine. Means adenine और thymine के बीच में, adenine और thymine के बीच में कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2। तो सिंपली ये भी हो जाएगा, जस्ट वाइस वर्सा उल्टा। ठीक है, उसी तरह से साइटोसिन एंड ग्वानिन कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से कनेक्टेड होते हैं, 3। या सिंपली हमने ऐसे लिख दिया, बात बराबर है। तो देखो यहाँ पर पूछ क्या रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है। तो एडेनिन पेयर्स विथ थायमीन थ्रू 2 हाइड्रोजन बॉन्ड, तो पहले ऑप्शन हमें करेक्ट मिल रहा है कि एडेनिन पेयर्स करता है थायमीन से कितने हाइड्रोजन बॉन्ड से, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से। 1 नहीं होगा, यहाँ पे एडेनिन 3 के साथ भी नहीं करेगा। 3 बॉन्ड किसके बीच में होता है, साइटोसिन और ग्वानिन के बीच में। एडेनिन डजंट पेयर विद द थायमीन, तो ऐसा नहीं है, एडेनिन हमेशा पेयर करता है थायमीन से डबल हाइड्रोजन बॉन्ड से। तो एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विथ थायमीन विथ डबल हाइड्रोजन बॉन्ड। तो कौन सा आंसर सही हुआ, 4 का A। 4 का A इज द करेक्ट ऑप्शन। तो हमने क्या लिखा, 4 का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन 4 का A इज करेक्ट ऑप्शन। ओके, देखो भी 2020 का क्वेश्चन था, बहुत से सिंपल से। नेक्स्ट, प्यूरिन्स फाउंड इन डीएनए एंड आरएनए आर। अब देखो फिर से वही वाला ये बात आई है, डीएनए को अच्छे से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन आता है, पढ़े ही होगे, बहुत सिंपल है। तो प्यूरिन क्या होता है, प्यूरिन इज 2 रिंग स्ट्रक्चर एंड पैरिमिडिन इज सिंगल रिंग स्ट्रक्चर। इन नाइट्रोजनस बेस का एग्जाम्पल है। प्यूरिन में क्या क्या आता है, एडेनिन, ग्वानिन एंड पैरिमिडिन में आता है साइटोसिन, थायमीन डीएनए में। ठीक है, आरएनए में क्या हो जाएगा, आरएनए में थायमीन नहीं होगा, थायमीन की जगह क्या हो जाएगा, यूरेसिल। यूरेसिल हो जाएगा आरएनए में। तो आरएनए में क्या क्या पाया गया, एडेनिन तो पाया जाएगा, इधर वाली पाई जाएगी, एडेनिन ग्वानिन होगा ही, साथ साथ साइटोसिन होगा और थायमीन इन प्लेस ऑफ थायमीन। इन प्लेस ऑफ थायमीन यूरेसिल इज प्रेजेंट इन आरएनए। तो यहाँ भी 4 बेस हो गया, यहाँ भी कितना, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन और थायमीन। तो देखो क्या है, प्यूरिन्स है, प्यूरिन्स आर फाउंड इन बोथ डीएनए एंड आरएनए।
तो डीएनए आरएनए में दोनों में सेम ही रहेगा, कोई चेंजेस नहीं होगा। तो क्या होगा, एडेनिन ग्वानिन। तो तुम ऑप्शन में देखो कि एडेनिन ग्वानिन कहाँ है, तो इसमें एडेनिन ग्वानिन है ही नहीं, इसमें थायमिन होगा नहीं, एडेनिन ग्वानिन ये हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 5 का सी। ठीक है, ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन इज 5 का सी। ओके, गॉट इट, 5 का सी। समझ में आई बात? नेक्स्ट, कम टू द क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। हाँ, ये देखो, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड? What are the structures called that give an appearance as beads on string? Beads on strings मतलब क्या समझे? एक स्ट्रिंग मीन्स धागा, धागा में बीड्स है, बीड्स मतलब मोती है, मतलब एक धागा ले लो उसमें मोती लगा दो, तो बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर आएगा। जो माला पहनते हैं हम लोग तो मोती रहता है ना, जो कहाँ पिरोया रहता है धागा में, तो ही बीड्स ऑन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर हमें क्रोमोसोम में दिख रहा है जब हम इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखते हैं। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है वो क्या स्ट्रक्चर है, व्हाट आर द स्ट्रक्चर्स कॉल्ड, उस स्ट्रक्चर्स को हमने क्या बोला जिसका अपीयरेंस हमें बीड्स ऑन द स्ट्रिंग दिख रहा है। तो देखो, हम जानते हैं कि डीएनए का कॉम्पैक्शन होता है, क्रोमेटिड, फिर क्रोमेटिन रेटिकुलम, फिर क्रोमोसोम में। तो यहाँ पे क्या, किस कॉम्पैक्शन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम जो होता है बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे मैं बताता हूँ तुम्हें। 6 का सी हो जाएगा, इसका फिगर देख लो तुम, जस्ट एनसीईआरटी में तुम्हें दिखा देता हूँ। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी का 6। ओके, तो जस्ट ऑप्शन देख लो, यहाँ पे एनसीईआरटी के मैं पीडीएफ भी दिखा देता हूँ तुम्हें। ये वाली देखो, ये वाली हो गया। EM पिक्चर मीन्स इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का पिक्चर है ये। दिस वन, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग, यही बीड्स है, इस तरह का जो दिख रहा है ना, ये बीड्स है इस तरह का। अब इसमें थ्रेड है, ठीक है। तो क्या हो गया तुम्हारा, देखो, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। द न्यूक्लियोसोम, यही क्वेश्चन पूछा था। द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन are seen as beads on the string structure when viewed under the electron microscope. तब द न्यूक्लियोसोम इन क्रोमेटिन, क्रोमेटिन में जो न्यूक्लियोसोम है वही बीड्स के फॉर्म में है, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग स्ट्रक्चर है। मतलब धागा में जो मोती है पिरोया हुआ, वो मोती क्या हो गया, न्यूक्लियोसोम, मतलब जो बीड्स है, जो दाना है। समझ में आ गई बात, बीड्स ऑन द स्ट्रिंग। तो यहाँ पर हमने बताया था, और मैं कुछ एक्स्ट्रा बता देता हूँ, इससे तुम्हारी नीट में लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आई थी, 2022 में भी आया है और 2023 में भी आया है, और अभी हमने देखा ही कि 2020 में भी आया है। तो हिस्टोन ऑक्टामर क्या होता है, तो हिस्टोन्स आर ऑर्गेनाइज्ड टू फॉर्म ए यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल कॉल्ड द हिस्टोन ऑक्टामर। हमने देखा है कि कितना बेस पेयर होता है न्यूक्लियोसोम में, 200 बेस पेयर। अभी हमने ऑप्शन में देखा था 400 बेस पेयर दिया था, तो 400 नहीं 200, जो एक दो क्वेश्चन एमसीक्यू पहले था। ठीक है, मतलब क्या होता है कि ये जो न्यूक्लियोसोम है इसी के ऊपर भी डीएनए रैप होता है। इसको हम लोग, सॉरी, हिस्टोन ऑक्टामर है, इसके चारों तरफ में डीएनए रैप्ड होता है, जिसे हम बोलते हैं क्या, न्यूक्लियोसोम। समझ में आ गई बात। हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो डीएनए रैप्ड है इसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोसोम। देखो ये वाली फिगर, इसको भी तुम अच्छे से देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज होता है, इज रैप्ड अराउंड द पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द न्यूक्लियोसोम। द नेगेटिवली चार्ज डीएनए, डीएनए नेगेटिवली चार्ज रहता है, जो पॉजिटिवली चार्ज हिस्टोन ऑक्टामर, ऑक्टामर मीन्स 8 मॉलिक्यूल ऑफ हिस्टोन्स, जिसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 हर एक का 2, तो 2 इंटू 4, 2 इंजा 4, 2 इंटू 4 कितना हो गया, 8। तो 8 मॉलिक्यूल रहेगा यहाँ पे, किसका, ऑक्टामर। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो 6 का क्या हो जाएगा बताओ? 6 का क्लियर हो गया ना? न्यूक्लियोसोम, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है नीट में, न्यूक्लियोसोम। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स इन बी फॉर्म डीएनए, बी फॉर्म डीएनए इज द मोस्ट कॉमन डीएनए, या इसे हम बोलते हैं वाटसन क्रिक का डीएनए भी। मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए को हम लोग कौन सा बोलते हैं बच्चों बताओ? बी फॉर्म ऑफ डीएनए मीन्स अगर पूछा जाएगा वाटसन क्रिक डीएनए, इसे हम लोग वाटसन क्रिक डीएनए भी बोलते हैं इसे, विच इज मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डीएनए। इस 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स, 1 टर्न ऑफ द हेलिक्स मतलब ऐसा हो गया, ऐसे करके ये वाली बात। तो देखो यहाँ से डीएनए का हेलिक्स ऐसे 1 टर्न लिया, यहाँ से यहाँ तक, तो इस 1 टर्न की दूरी कितनी है? तो 1 टर्न की दूरी होती है 3.4 नैनोमीटर, 3.4 नैनोमीटर। 1 टर्न की जो डिस्टेंस होती है वो होती है 3.4 नैनोमीटर, और इसी में 10 बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पे से 1 बेस पेयर, 2 बेस पेयर, 3 बेस पेयर, 4 बेस पेयर, 5 बेस पेयर, 6 बेस पेयर, 7 बेस पेयर, 8 बेस पेयर, 9 बेस पेयर, 10 बेस पेयर, 10 बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पे रहता है। मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दिया नीट वालों ने कि 2 बेस के बीच की दूरी कितनी होगी। तो 1 टर्न की दूरी कितनी है? 3.4। तो 3.4 में 10 बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पे लगा है। 10 बेस पेयर आर प्लेस्ड इक्विडिस्टेंटली इन 1 टर्न, और 1 टर्न की दूरी कितनी है? 3.4। तो 3.4 जो डिस्टेंस है इसमें 10 बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पे है। जैसे सपोज करो कि एक 10 सेंटीमीटर का तुम्हारा एक, या 1 मीटर का, या 10 सेंटीमीटर ले लो, 10 सेंटीमीटर का कोई लेंथ है, इसमें 10 ऑब्जेक्ट तुम प्लेस करो ऐसे ऐसे 10 इक्वल डिस्टेंस पे, तो इसकी दूरी कितनी हो जाएगी? 1 सेंटीमीटर। दो के बीच की दूरी डिवाइड कर देना है। तो इसमें भी हमें क्या करना है कि 3.4, तो इसकी दूरी हो गई नैनोमीटर, इसमें कितनी बेस पेयर है? 10 बेस पेयर है, तो कितना हो जाएगा? 0.34 नैनोमीटर। मतलब ये क्वेश्चन कब हो जाएगा? इसके लिए कि अगर 2 बेस पेयर के बीच की दूरी, ये 2 बेस पेयर के बीच की दूरी हमें निकालनी है, तो इसकी दूरी क्या होगी? तो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी 0.34 नैनोमीटर। तो क्वेश्चन ये नहीं है, क्वेश्चन अलग है, मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ऑथर से हटकर, कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट तुम्हें मैं दे रहा हूँ। गॉट इट? कि 1 टर्न की दूरी है 3.4 नैनोमीटर, इसमें 10 बेस पेयर इक्वल डिस्टेंस पे है, तो 2 बेस पेयर की दूरी क्या होगी? मैं एक अलग क्वेश्चन से यहाँ पे राइज किया हूँ। तो 2 बेस पेयर की दूरी हो जाएगी, इसको डिवाइड कर देंगे 3.4 नैनोमीटर जो इसकी डिस्टेंस है 1 टर्न की, इसको डिवाइड करना है हमें 10 बेस पेयर से, तो 2 बेस पेयर की दूरी निकल जाएगी, डिस्टेंस निकल जाएगी, दैट इज द 3.4 नैनोमीटर। ओके, गॉट इट? लेकिन इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा 7 का? इसको समझ गए होगे तुम। तो 7 का ऑप्शन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट ऑप्शन है कौन सा? डी, 3.4 नैनोमीटर। 3.4 नैनोमीटर। एंगस्ट्रॉम यूनिट में थोड़ा अलग यूनिट हो जाता है। ठीक है, तो चलो इसको छोड़ देते हैं अभी। क्लियर? नेक्स्ट, द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ फॉर सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज शोन इन। तो देखो डीएनए का रेप्लिकेशन 3 तरीके से का कंसेप्ट दिया गया था, कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव एंड डिस्पर्सिव। लेकिन डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, इसको सबसे पहले प्रूफ किया कौन? मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने, बाय यूजिंग हेवी नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप। देखो जहाँ पर हम लोग बात करते हैं ना हेवी, तो हमारे दिमाग में रेडियो एक्टिव आ जाता है, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉन रेडियो एक्टिव। ठीक है, इससे मैं ये दिखा देता हूँ तुम्हें, ये थोड़ा सा अभी इम्पॉर्टेंट है, तो मैं तुम्हें दिखा देता हूँ डीएनए का रेप्लिकेशन के बारे में।
देखो ये वाला रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सेमी कंजर्वेटिव मतलब क्या हुआ कि ये दोनों डीएनए का स्ट्रैंड जब दोनों खुलेगा तो नया स्ट्रैंड जब बनेगा इसमें एक ओल्ड और एक न्यू रह जाएगा, तो एक पुराना रह जाता है और एक नया आता है, तो इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंटल प्रूफ देखो, it is now proven that DNA replicates semi-conservatively. It was shown first in the Escherichia coli. तो डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है, वो सबसे पहले प्रूफ कहाँ किया गया तुम्हारा? ई कोलाई बैक्टीरिया में, ई कोलाई में, एस्चेरिचिया कोलाई। तो बैक्टीरिया में प्रूफ किया गया कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव होता है। बच्चों ध्यान देना कि सेमी कंजर्वेटिव मेथड से डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। ठीक है, सेमी कंजर्वेटिव मतलब समझ रहे हो ना, सेमी मतलब हाफ, कंजर्वेटिव मतलब कंजर्व कर लिया गया। जैसे एक मैं फिगर से समझाता हूँ तुम्हें। मान लो ये डीएनए का एक स्ट्रैंड है, ठीक है, डीएनए का रेप्लिकेशन हुआ था, तो क्या हुआ? डीएनए का दोनों स्ट्रैंड खुला, ओपन हुआ। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ये क्या था? रेड वाली क्या थी? ओल्ड। ब्लैक बता दिया हमने, ये क्या हो गया? न्यू। तो देखो ये न्यू स्ट्रैंड हो गया, ये न्यू स्ट्रैंड हो गया, और रेड वाली क्या है? ओल्ड है, ओल्ड है। तो यहाँ पर एक डीएनए से जब दो डीएनए बनता है उसे हम बोलते हैं डीएनए का रेप्लिकेशन। तो देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ? सेमी कंजर्वेटिव में क्या होगा? यहाँ पर एक तो ब्लैक रहा, सॉरी पहले दो रेड बना लिया हमने, दो रेड क्या था? न्यू, और दो ब्लैक बना लिया हमने, यहाँ पे दो ब्लैक बना लिया। तो देखो ब्लैक वाला क्या हो गया? न्यू है। ये क्या है? न्यू है। रेड वाला क्या है? ओल्ड स्टैंड था, ये ओल्ड है ना, ये दोनों ओल्ड है, ओल्ड स्टैंड है। तो देखो एक डीएनए से जब दो डीएनए बन रहा है तो उसको बोलते हैं रेप्लिकेशन, मतलब कॉपी बढ़ाना, एक से दो होना। तो जब एक से दो डीएनए बन रहा है तो ये जो नया स्टैंड बना इसमें हाफ कंजर्व कर लिया गया, मतलब हाफ बचा लिया गया। किसका बचा लिया गया? पुराने वाले का। पुराना एक स्टैंड रहेगा, तो पुराना स्टैंड कौन हो गया? ओल्ड, जिसे हमने ओ से लिखा है। देखो दिस इज द ओल्ड रोल एंड ब्लैक इज न्यू। तो देखो दो स्टैंड में क्या हो गया? एक ओल्ड और एक न्यू है। इसे हम बोलते हैं सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको सबसे पहले एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में प्रूफ किया था। कंसेप्ट दूसरे साइंटिस्ट दिए थे, लेकिन एक्सपेरिमेंटली प्रूफ, देखो प्रूफ मतलब साबित करना, हमने कुछ बोल दिया तो वो सही या गलत है, साइंस इसको क्या करता है? प्रूफ करता है। तो यही एक्सपेरिमेंटल प्रूफ हुआ। किस में? एस्चेरिचिया कोलाई बैक्टीरिया में। दिस इज द नेम ऑफ द बैक्टीरिया, यू नो, बैक्टीरिया में किया गया। कौन साहब किए? उनकी नाम क्या भैया? तो उनकी नाम है मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टॉल, जिसे हम लोग कॉमनली बोलते हैं मेसेल्सन एंड स्टॉल। अगर यहाँ पे कोई करते सिंह साहब और वर्मा जी तो हो जाते सिंह एंड वर्मा ने किया, लेकिन चूंकि ये बाहर के लोग हैं इसलिए इनका नाम थोड़ा सा अलग होता है। तो मेसेल्सन एंड स्टॉल नामक साइंटिस्ट ने इसको प्रूफ किया। कैसे प्रूफ किया? देखो NH4Cl लिया। तो देखो यहाँ पे एक पॉइंट और ध्यान देना तुम्हारा कि 15N लिया, नाइट्रोजन का 15N वाला आइसोटोप लिया जो हेवी आइसोटोप था। ठीक है, पहला पॉइंट इंपॉर्टेंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि इट इज नॉन रेडियो एक्टिव। देखो यहाँ पर लिखा है, प्लीज नोट दैट 15N इज नॉट ए रेडियो एक्टिव आइसोटोप। ये एक रेडियो एक्टिव आइसोटोप नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा? नॉन रेडियो एक्टिव है। क्योंकि जहां हम लोग हेवी आइसोटोप लेते हैं कुछ भी का, तो हमें दिमाग में आ जाती है रेडियो एक्टिव होता है, रेडियो एक्टिव है, लेकिन एक्चुअली 15N इज नॉट ए रेडियो एक्टिव। मतलब क्या हो गया? नॉन रेडियो एक्टिव है। मतलब क्या हो गया? हेवी आइसोटोप तो है, कौन सा? 15N। तो 15 हेवी आइसोटोप है नाइट्रोजन का, लेकिन ये नॉन रेडियो एक्टिव। ये पॉइंट पे तुम्हें ध्यान देना है। और जो एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, व्हाट वाज द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल? ई कोलाई बैक्टीरिया। तो यहाँ पे तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पहला, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटली प्रूफ कौन किया? मेसेल्सन स्टॉल। किस में प्रूफ किया? ई कोलाई में। क्या लिया? तो 15N लिया, जो क्या है? नॉन रेडियो एक्टिव हेवी आइसोटोप है। समझ में आई बात?
तो एक क्वेश्चन से हमने यहाँ 3 क्वेश्चन तुम्हें अराइज किया कि 15N इज हेवी आइसोटोप तो है लेकिन ये नॉन रेडियो एक्टिव है। तो क्या हो जाएगा तुम्हारा बताओ? तो इसमें हो जाएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था तुम्हारा? फिर मैं क्वेश्चंस पे आ रहा हूँ, ये वाले किस में दिया गया आप तुम आराम से बता दोगे। दिस इज बैक्टीरिया, बैक्टीरिया का नाम क्या हो जाएगा? ई कोलाई, दिस वन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? करेक्ट ऑप्शन इज बी, बैक्टीरिया क्या हो गया? एसिसेरिया कोलाई, बैक्टीरिया हो गया 8 का भी। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट 9th नंबर, देखो भी बहुत इंटरेस्टिंग है, इससे भी बहुत सारा क्वेश्चन है। देखो हमने जस्ट एक क्वेश्चन दिया है लेकिन इस एक क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन अराइज हो रहा है। फर्स्ट, राइबोजाइम, न्यूक्लिक एसिड, सही या गलत है? नहीं जानते हैं, छोड़ दो। नेक्स्ट पे देखो, ऐसे भी कर सकते हो तुम लोग, देखे राइबोजाइम न्यूक्लिक एसिड है, हमें नहीं पता कि नहीं है, तो हम दूसरे पे हम क्या करेंगे? अब एलिमिनेट बेसिस अप्लाई करेंगे। एक एग्जांपल दे रहा हूं तुम्हें कि अगर एलिमिनेट बेसिस पे क्वेश्चन करना हो, तुम ऑप्शन नहीं जानो तो कैसे करोगे, एक ट्रिक मैं बता रहा हूं तुम्हें यहाँ पे। तो कुछ ना कुछ तो जानेंगे, जेनेटिक्स पढ़े हैं तो कुछ तो जानेंगे। तो देखो F2 को रिसेसिव पेरेंट से करा रहे हैं, ये कॉमन है, मेंडलिज्म में पढ़े होगे कि F2 को जब रिसेसिव से कराते हैं तो इसे हम लोग बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। ये टेस्ट क्रॉस क्या होता है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगा। टेस्ट किया जाता है क्या चीज़ का? जीनोटाइप का, कि प्लांट जो हमें दिख रहा है इसका फिनोटाइप हमें पता है। जस्ट मैं तुम्हें थोड़ा सा दे देता हूँ रिफ्रेश के लिए। फिनोटाइप पता है कि ये टॉल है, लेकिन टॉल तुम्हारा 2 कारण से हो सकता है, कैपिटल टी होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस। तो हमें ये नहीं पता भैया, जीन के बारे में नहीं पता है कि अंदर का जीन कैसा है, टॉलनेस होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। तो इसी को पता करने के लिए हम लोग जो रिसेसिव पेरेंट होता है उससे हम लोग क्रॉस कराते हैं, तो उसे बोलते हैं टेस्ट क्रॉस। तो नाम से पता चल रहा है क्रॉस किया गया, किसके लिए? टेस्ट के लिए। क्या चीज का टेस्ट के लिए? जीनोटाइप का। समझ रहे हो? तो यहां पर क्या हमने देखा, जीनोटाइप का टेस्ट कर रहे हैं, तो इसको टेस्ट क्रॉस बोलेंगे। यहाँ पे क्या लिखा है? डायहाइब्रिड क्रॉस, तो ये नहीं होगा, ये ऑप्शन करेक्ट मैच नहीं है। T.H. मॉर्गन, जानते हो, थॉमस एंड मॉर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। उन्होंने ड्रोसोफिला पे एक्सपेरिमेंट किया था टू प्रूव द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन साइंटिस्ट दिए थे? सैटर्न एंड बोवेरी। ये भी इंपॉर्टेंट याद रखना, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। क्रोमोसोमल, ये भी क्वेश्चन आता है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस कौन दिया था? सैटर्न एंड बोवेरी। सैटर्न एंड बोवेरी ने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था। इसी को एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर रहे थे थॉमस एंड मॉर्गन, ड्रोसोफिला मेलोनोगास्टर फ्रूट फ्लाई पे एक्सपेरिमेंट करके। ठीक है, तो देखो ये ट्रांसडक्शन है, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं है। मेंडल के बारे में जानते हो तुम लोग कि मेंडल क्या किए थे? पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे टॉलडॉर्फ का। ठीक है, तो यहाँ पे मेंडल का भी नहीं हो रहा है, तो क्या आ रहा है तुम्हारा? राइबोजाइम इज द करेक्ट न्यूक्लिक एसिड। अब देखो मैं बताता हूँ तुम्हें यहाँ पे राइबोजाइम के बारे में कि न्यूक्लिक एसिड, कभी कभी न्यूक्लिक एसिड में कौन सा? आरएनए। कौन सा न्यूक्लिक एसिड? आरएनए। जनरली इंजाइम बना होता है प्रोटीन का, जनरली इंजाइम बना होता है प्रोटीन का, लेकिन कहीं कहीं पे आरएनए भी इंजाइम के रूप में एक्ट करता है। तो जनरली इंजाइम्स आर प्रोटीनेसियस इन नेचर, बट इन सम प्लेसेस RNA also acts as catalyst. Catalyst means enzyme. So when RNA acts as the catalyst or enzyme, it is known as the ribozyme. इसे सब देखो नाम से पता चल रहा है ना, राइबो। राइबो का क्या हो गया? राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड का RNA का फुल फॉर्म है ना बच्चों, तो हमने क्या लिया? राइबो। और इंजाइम ENZYME, इंजाइम क्या क्या लिया? ZYME। देखो ये वाली। एंड राइबो किसका लिया गया? RNA का। तो क्या राइबोजाइम हुआ?
तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आरएनए। न्यूक्लिक एसिड में भी कौन सा न्यूक्लिक एसिड, आरएनए न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं स्पेसिफाई किया है कि कौन सा न्यूक्लिक एसिड है। तो कौन सा न्यूक्लिक एसिड है, आरएनए है। तो आरएनए एंजाइम के रूप में काम करता है, इसीलिए क्या बोलते हैं, राइबोजाइम। F2 रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं, इसे क्या बोलते हैं, टेस्ट क्रॉस। मॉर्गन का क्या था, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। एंड मेंडल तो तुम जानती हो कि पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किए थे, और लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिए थे वो। क्लियर हो गई। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। द फाइनल प्रूफ फॉर डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट ऑफ फर्स्ट हर्सी चेज, सेकेंड एवेरी मैकलियोड मैककार्टी, सी हरगोविंद खुराना एंड डी इज द ग्रिफिथ। तो कौन दिए थे बताओ। ये ग्रिफ्थ एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्होंने जेनेटिक मटेरियल क्या था इसका इन्होंने सर्च करना स्टार्ट किया था। हर्सी चेज कुछ हद तक बताए थे, उन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था। कौन, ग्रिफ्थ। जो माइस पे किया था याद होगा तुम्हें, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया था ग्रिफ्थ। ठीक है। एवेरी मैकलियोड मैककार्टी ने बताया था कि ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल डीएनए है, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत से साइंटिस्ट उनसे संतुष्ट नहीं हुए कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि उसमें डीएनए और प्रोटीन के बीच में कंट्रोवर्सी था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल होगा या प्रोटीन होगा। तो एक एक्सपेरिमेंट और किया गया हर्सी एंड चेज के थ्रू, जो फाइनली प्रूफ किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो देखो हरगोविंद खुराना का दूसरा वर्क है, जेनेटिक कोड वगैरह पे दूसरा काम है उनका। तो यहाँ पर 4 साइंटिस्ट में कौन सा हो जाएगा, शुरू से हम लोग चलते हैं कि ग्रिफिथ जो थे वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिए थे, जो तुम लोग पढ़े हो माइस वगैरह में जो एक्सपेरिमेंट हुआ था। ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है बैक्टीरिया का, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया का, रफ से स्मूथ में। वो क्यों हो रहा है उसको वो प्रूफ किए थे, मैं एवेरी मैककार्टी केमिकल नेचर बताया था इसका। ठीक है। और हरगोविंद खुराना का दूसरा वर्क है, तो कौन सा हो गया, हर्सी एंड चेज। हर्सी एंड चेज के एक्सपेरिमेंट के बाद ही ये अनइक्विवोकली मतलब विदाउट एनी डिस्प्यूट यह प्रूफ हुआ कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। ये किसका वर्क था तुम्हारा, हर्सी एंड चेज का। किस पे काम किया था उन्होंने, बैक्टीरियोफेज पे काम किया था। तो 10 का ए। ठीक है, 10 का ए मैं दिखा देता हूं तुम्हें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके 2-3 पॉइंट और बनेंगे जो मैं तुम्हें हाईलाइट कर दे रहा हूं। मैंने पहले बताया था कि क्वेश्चंस तो करवाऊंगा ही, साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी यहाँ पे तुम्हें मैं हाईलाइट करवाता हूं। देखो ये वाली, देखो ये वाली 3 साइंटिस्ट का नाम आ रहा था तुम्हें वाली। पहले ग्रिफिथ, देखो ये वाली। तो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिया था, फ्रेडरिक ग्रिफ्थ ने, जिसमें उन्होंने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, ये सब पढ़ लियोगे, इसलिए मैं यहाँ पे टाइम तुम्हारा ज़्यादा नहीं लूँगा, डायरेक्ट मैं पॉइंट पे आ रहा हूँ। इन्होंने ही बताया था, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बताया था ये वाली, कि आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया था रफ, वो किस तरह से कन्वर्ट हो गया इसमें, जिसके चलते जो चूहा था वो मर गया। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मिंग एजेंट या केमिकल क्या था वो नहीं बता पाए थे। तो देखो यहाँ पे लिखा है, द बायोकेमिकल नेचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल वाज नॉट डिफाइंड फ्रॉम हिज एक्सपेरिमेंट। तो फिर ये बायोकेमिकल मटेरियल क्या था, उसको वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का केमिकल नेचर क्या था उसको कौन बताए थे बताओ, एवेरी मैकलियोड एंड मैककार्टी। बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल अगर आता है तुम्हें तो इसमें आ जाएगा तुम्हारा 3 साइंटिस्ट का नेम। ठीक है, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मेशन आ जाता है कि ये, अगर ये क्वेश्चन पूछ देता है कि बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कौन दिए थे बताओ, फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने। लेकिन इसका बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन कौन किया था,
ऑसवाल्ड एवेरी, जिसको हम लोग कॉमनली एवेरी बोलते हैं, मैक्लियोड एंड मैकार्टी ने ये बताया था कि डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल। लेकिन बट नॉट ऑल बायोलॉजिस्ट वेर कन्विंस्ड। तो उन्होंने बताया कि ट्रांसफॉर्मेशन डीएनए के चलते हो रहा है, सो डीएनए इज द हेरिडिटरी मटेरियल, लेकिन उससे सारे साइंटिस्ट या बायोलॉजिस्ट संतुष्ट नहीं हुए। तो फिर एक और एक्सपेरिमेंट किया गया, जेनेटिक मटेरियल डीएनए। ये बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है कि जेनेटिक मटेरियल डीएनए होता है, इसका फाइनल सॉल्यूशन या हल किस साइंटिस्ट के द्वारा निकाला गया। तो देखो यहाँ पे लिखा है द अनइक्विवोकल प्रूफ दैट डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम एक्सपेरिमेंट ऑफ अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज, जिसे हम कॉमनली हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट भी बोलते हैं, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से जो रिजल्ट आया, तो उसके बाद सारे साइंटिस्ट उनसे कन्विंस्ड हो गए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। पहला पॉइंट। तो कौन से साइंटिस्ट के एक्सपेरिमेंट के बाद अब डिस्प्यूट नहीं रहा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है? तो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट, उन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या यूज किया? बैक्टीरियोफेज का यूज किया। दे वर्क विद द वायरस दैट इन्फेक्ट बैक्टीरिया कॉल्ड द बैक्टीरियोफेज। समझ में आई? सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट ये हुआ इंपॉर्टेंट। थर्ड इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि जो बैक्टीरियोफेज लिया उन्होंने, तो देखो ये वाली बात, ये बैक्टीरियोफेज का फिगर है। तो सेकंड पॉइंट इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्या देता हूँ तुम्हें कि बैक्टीरियोफेज की उन्होंने रेडियो एक्टिवली लेबल्ड किया। तो देखो ये पार्ट है बैक्टीरियोफेज का प्रोटीन का पार्ट, दिस इज द प्रोटीन पार्ट एंड दिस इज द डीएनए पार्ट अंदर में, ठीक है। तो प्रोटीन कैसे क्या बना होता है? एमिनो एसिड्स का, और एमिनो एसिड्स में क्या होता है? सल्फर। इसीलिए उन्होंने रेडियो एक्टिव 35S लिया। तो उन्होंने प्रोटीन को क्या चीज से रेडियो एक्टिव किया? रेडियो एक्टिव 35S मतलब सल्फर। ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछता है कि प्रोटीन को रेडियो एक्टिव करने के लिए उन्होंने कौन सा एलिमेंट लिया, आइसोटोप लिया। तो 35S लिया, सल्फर लिया, लेबल द प्रोटीन कैप्सूल। और डीएनए को लेबलिंग करने के लिए क्या लिया? 32 फास्फोरस लेबल डीएनए। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हुआ तुम्हारा, मतलब जो थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट निकला इससे। समझ में आ रही है बात? ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा कि तीन जो एक्सपेरिमेंट किया है उसका 3 स्टेप है। तो पहला स्टेप होता है इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि हर्शी से इसका एक्सपेरिमेंट का कौन कौन सा स्टेप है, ये स्टेप को ऊपर नीचे कर देगा। तो पहला स्टेप कौन है बताओ? इन्फेक्शन, सेकंड इज द ब्लेंडिंग ये वाली, एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन। तो इससे उन्होंने प्रूव किया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो ये शायद तुम्हारी 4th पॉइंट हो गई। तो ये 4th पॉइंट तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट है हर्शी से इसके एक्सपेरिमेंट में। देख, इट इज ए वन टाइप ऑफ वन शॉट, मीन्स जिसमें हमने केवल इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताया तुम्हें कि किससे एमसीक्यू अराइज होता है। जैसे यहाँ पे हमने बताया कि हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट का स्टेप दे देगा कि करेक्ट सीक्वेंस क्या है। तो मान लो पहला दे दिया सेंट्रीफ्यूगेशन, फिर ब्लेंडिंग, फिर इन्फेक्शन। तो देखो इनकरेक्ट हो गया। फिर दे देगा ब्लेंडिंग, इन्फेक्शन और सेंट्रीफ्यूगेशन, तो कोई भी इनकरेक्ट हो गया। फिर सी में क्या करेगा? इन्फेक्शन, सेंट्रीफ्यूगेशन और ब्लेंडिंग, देखो ये भी इनकरेक्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा? इन्फेक्शन, ब्लेंडिंग एंड सेंट्रीफ्यूगेशन, IBC। इन्फेक्शन मीन्स I, B मीन्स ब्लेंडिंग एंड C मीन्स सेंट्रीफ्यूगेशन। तो BC याद रखना, BC होता है, B के बाद C होता है। तो सेकंड लेटर B है एंड अल्फाबेट का, और थर्ड लेटर C है, तो BC हो गया, फर्स्ट लेटर I हो जाएगा इन्फेक्शन। अगर कहीं तुम्हें याद हो दिक्कत करने में, अगर दिक्कत हो याद करने में, तो ये भी सीक्वेंस रख सकते हो। गॉट इट? ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक बार फिर से जस्ट रिफ्रेश कर लेना। नेक्स्ट, तो हमने क्या देखा कि फाइनल प्रूफ जो डीएनए का किसका है? 10 का ये, 10 का ये। टेन का तो देख लिया था हमने, ये वाली 11th का देख रहे थे ना, ये अनइक्विवोकल प्रूफ
ऑफ डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल केम फ्रॉम द स्टडीज ऑफ बैक्टीरियल वायरस या बैक्टीरियोफेज इसको बोल सकते हैं, बैक्टीरियोफेज। और बैक्टीरियोफेज और बैक्टीरियल वायरस में दो ही चीज होता है, प्रोटीन होता है और डीएनए होता है। इसी के बीच में तो कंट्रोवर्सी चल रहा था। इसी को उन्होंने क्या किया, जस्ट फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इसी को उन्होंने रेडियो एक्टिव कर दिया। डीएनए को क्या चीज से किया, P32, क्योंकि फास्फोरस होता है न्यूक्लियोटाइड में, कहाँ पे, बेस शुगर प्लस फॉस्फेट, तो इस फॉस्फेट में चला गया फास्फोरस, तो डीएनए रेडियो एक्टिव हो गया। और प्रोटीन में क्या होता है, सल्फर होता है, क्योंकि एमिनो एसिड में सल्फर होता है। तो उन्होंने क्या लिया, 35S लिया। तो उसके बेसिस पे इन्होंने प्रूफ कर दिया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है बैक्टीरियल वायरस को लेके। बैक्टीरिया में इन्फेक्शन करवाया बैक्टीरियल वायरस से या बैक्टीरियोफेज से, तो जो चीज बैक्टीरिया के अंदर पाया जाएगा वही तुम्हारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल हो जाएगा। तो क्या मिला था, डीएनए मिल गया था। चलो नेक्स्ट, सिमिलरिटी इन डीएनए एंड आरएनए। डीएनए आरएनए में क्या सिमिलरिटी है, 2000 का क्वेश्चन है। बोथ आर पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड, सही या गलत है बताओ। सही है कि दोनों क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड का। दोनों तुम्हारा 3 चीज से मिलकर बनता है, नाइट्रोजनस बेस प्लस शुगर प्लस फॉस्फेट। ये न्यूक्लियोटाइड का कंपोजिशन हुआ, न्यूक्लियोटाइड इक्वल टू, तो दोनों ये है। अब देखो नाइट्रोजनस बेस क्या होता है, 2 तरह का तो हमने बताया था, प्यूरिन और पायरिमिडीन। प्यूरिन और यहाँ पर शॉर्ट में लिख देता हूँ पाई भी मतलब पायरिमिडीन। अब ये देखो 2 होता है, एडेनिन ग्वानिन, ये हो जाएगा साइटोसिन थायमिन, ये हो जाएगा डीएनए में। आरएनए में क्या हो जाएगा, एडेनिन ग्वानिन एंड साइटोसिन और यूरेसिल, ये हो जाएगा आरएनए में। तो देखो बोथ हैव सेम पायरिमिडीन, तो सेम पायरिमिडीन है नहीं, इसमें पायरिमिडीन लिख ही देता हूँ यहाँ पे। पायरिमिडीन में यहाँ पे क्या है, डीएनए में क्या है, साइटोसिन थायमिन है, इसमें साइटोसिन है, तो ये गलत हो गया। बोथ हैव सिमिलर शुगर, तो देखो यहाँ पे शुगर भी जो होता है यहाँ पे पेंटोज होता है, ठीक है। लेकिन आरएनए में क्या होता है, C5H10O5, जिसे पेंटोज शुगर बोलते हैं, राइबोज। आरएनए में राइबोज होता है आरएनए में। डीएनए में क्या होता है कि वन ऑक्सीजन कम हो जाता है डीएनए में 1 ऑक्सीजन कम हो जाता है राइबोज के कंपैरिजन में। तो डीएनए में जो शुगर हो जाएगा इसे बोलेंगे डीऑक्सी राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। इसका फॉर्मूला हो जाएगा C5H10O4। तो देखो यहाँ पर इस शुगर में 1 ऑक्सीजन कम है, किसके कंपैरिजन में, राइबोज के कंपैरिजन में, इसलिए सिमिलर शुगर तो नहीं होगा ना, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन कम है। बोथ आर जेनेटिक मटेरियल तो नहीं, डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है और आरएनए इसको हेल्प करता है प्रोटीन बनाने में, ठीक है। तो ये भी नहीं है, तो ये भी सही नहीं होगा, तो कौन सा सही हो गया, 12th का ए। तो करेक्ट ऑप्शन इज 12th का ए। ओके, गॉट इट। नेक्स्ट, डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट। अब देखो इसको फिर से एक बार एनसीईआरटी देख लो तो क्लियर हो जाएगा। लीडिंग और लैगिंग स्ट्रैंड के बारे में थोड़ा सा है डीएनए रेप्लिकेशन में। डीएनए रेप्लिकेशन, मेस्लसन स्टॉल के बाद में हो जाएगा मैशिनरी एंड द एंजाइम्स। ये फिगर देख लेना तुमको थोड़ा सा, ये वाली देखो, ये वाली फिगर देखो। मैं शॉर्ट में बताऊंगा यहाँ पे, डिटेल में नहीं, ठीक है। देखो ये लीडिंग स्ट्रैंड है, कंटिन्यूअस सिंथेसिस हो रहा है इसलिए इसे बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड। इसमें डीएनए
का सिंथेसिस फास्ट होता है, डीएनए हमेशा बनता है 5' to 3' डायरेक्शन। तो जिस स्टैंड टेम्पलेट जिसका फ्री एंड यहाँ पे होगा तो यहाँ पर कंटिन्यूस बन जाएगा, इसलिए इसको बोलते हैं लीडिंग या कंटिन्यूस स्टैंड। इसमें पॉलिटी देखो यहाँ पर 3' ऊपर है, इसलिए इस स्टैंड में डिसकंटिन्यूस सिंथेसिस होता है, इसी को बोलते हैं लैगिंग। लैगिंग, इसको लीडिंग, जिसमें कंटिन्यूस हो रहा है लीडिंग, और जो धीरे धीरे उसको बोलते हैं लैगिंग स्ट्रैंड। देखो ऐसे इस डायरेक्शन में रेप्लिकेशन हो रहा है, लेकिन ये तो इस डायरेक्शन में जा रहा है लीडिंग स्ट्रैंड वाला, लेकिन यहाँ पे लैगिंग स्ट्रैंड में ये जो शॉर्ट फ्रैगमेंट्स बन रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स कहाँ बन रहा है? लैगिंग स्ट्रैंड में, और वो इस डायरेक्शन में नहीं बन रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में बन रहा है। ठीक है, जो डीएनए का रेप्लिकेशन हो रहा है ऐसे हो रहा है, देखो इसी डायरेक्शन में लीडिंग स्ट्रैंड का, लेकिन लैगिंग स्ट्रैंड में कैसा बन रहा है? ऐसे बन रहा है, और यहाँ पर क्या दिया? ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स का सिंथेसिस किधर हो रहा है, तो यही देखना है तुम्हें। ये समझ गया? देखो ये वाली, ड्यूरिंग डीएनए रेप्लिकेशन ओकाजाकी फ्रैगमेंट्स आर यूज्ड टू इलोंगेट लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क। नहीं, हमने बताया था रेप्लिकेशन फॉर्क ऊपर जा रहा है और लैगिंग किधर बन रहा है? नीचे बन रहा था ना। द लीडिंग स्ट्रैंड अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म, ये भी नहीं, लीडिंग में तो है ही नहीं, लैगिंग में ही होगा केवल। तो लैगिंग में क्या बचा तुम्हारे पास? 2 बचा। मतलब ये याद रखना है कि ओकाजाकी फ्रैगमेंट जब भी बनेगा तो तुम्हारा लैगिंग में बनेगा, लीडिंग में नहीं बनेगा, क्योंकि लीडिंग तो कंटिन्यूस सिंथेसिस है ही। तो ये और ये तो पहले ही इलिमिनेट हो गया ना, तो क्या बचा? लैगिंग टुवर्ड्स द रेप्लिकेशन फॉर्क, मीन्स ऐसे टुवर्ड्स हो गया ऐसे, लेकिन कैसे बन रहा था? ऐसे बन रहा था ओकाजाकी फ्रैगमेंट जो अभी हमने देखा। तो लैगिंग स्ट्रैंड टुवर्ड्स द नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? अवे फ्रॉम द रेप्लिकेशन फॉर्म। रेप्लिकेशन फॉर्म ऐसे खुल रहा है ना, ऐसे जा रहा है ना, तो अवे फ्रॉम हो रहा है, तो क्या हो जाएगा? 13 का सी। तो करेक्ट ऑप्शन इज 13C। ओके। अब देखो ये वाली, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तुम्हारा पूछा है 2021 में, जिसमें ये है तुम्हारा एक और ऑप्शन नीचे में है, इसलिए थोड़ा सा इसको मिनिमाइज करना पड़ेगा। अब यहाँ पे थोड़ा सा इसको फिर मैं इसको ये करता हूँ। व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज 3 इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट? तो डीएनए से आरएनए जब बनता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन। तो देखो यहाँ पर डीएनए है, डीएनए से क्या बन रहा है? मैसेंजर आरएनए बन रहा है। इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? ट्रांसक्रिप्शन। बन क्या रहा है? आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पे इंजाइम होगा जो कि आरएनए क्या चीज़ का बना हुआ, हमने जस्ट बताया न्यूक्लियोटाइड का। तो बहुत सा न्यूक्लियोटाइड को जोड़ने का काम जो करेगा उसको बोल देंगे पॉलीमरेज इंजाइम। तो यहाँ पे हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन अगर हम लोग केवल आरएनए पॉलीमरेज बोलेंगे तो भी चलेगा शॉर्ट में, लेकिन चूंकि यहाँ पर डीएनए के अकॉर्डिंगली, डीएनए के बेस पेयर के अकॉर्डिंगली यहाँ पर आरएनए में कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग आएगा। जैसे एग्जांपल ले लो, यहाँ पे सी है, यहाँ पे जी है, यहाँ पे टी है, यहाँ पर ए है, ये डीएनए हो गया। ठीक है, तो डीएनए से जब मैसेंजर, मैं मान लो ये टेम्पलेट के रूप में यूज हो रहा है, ये टेम्पलेट है, शॉर्ट में बता रहा हूँ, इक्वालिटी वगैरह छोड़ दिया हूँ। तो अब यहाँ पे क्या बनेगा? आरएनए बनेगा। तो सी के अनुसार से क्या आएगा? जी आएगा ना, जी के अनुसार से सी आएगा, टी के अनुसार से ए आएगा। तो देखो एडानिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायमिन। आरएनए में थायमिन नहीं है, यूरेसिल हो जाएगा। तो ए है तो यहाँ पे डीएनए होता तो यहाँ पे थायमिन होता, लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगा? यूरेसिल हो जाएगा। तो यूरेसिल हुआ मतलब क्या हुआ? आरएनए बन रहा है। तो यहाँ पर आरएनए पॉलीमरेज होगा। तो अगर हम बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज तो ज़्यादा एक्यूरेट होगा। आरएनए पॉलीमरेज तो होगा, लेकिन अगर आरएनए से आरएनए बनता तो यहाँ पर चेंज हो जाता, आरएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हो जाता। लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में क्या हो रहा है? डीएनए का कंप्लीमेंट्री बेस पेयरिंग के अनुसार से यहाँ पे आरएनए बन रहा है। ठीक है, तो इसलिए क्या बोल देंगे? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज या सिंपली आरएनए पॉलीमरेज। तो देखो आरएनए यहाँ पर 3 तरह का होता है, राइबोसोमल आरएनए, मैसेंजर आरएनए एंड ट्रांसफर आरएनए।
तो बैक्टीरिया में क्या होता है कि एक ही आरएनए पॉलीमरेज है प्रोकैरियोट्स में जो तीनों आरएनए बना देता है, लेकिन यूकैरियोट्स में 3 डिफरेंट टाइप ऑफ आरएनए पॉलीमरेज पाया जाएगा जो अलग अलग तरह का आरएनए बनाएगा, जो अलग अलग तरह का आरएनए बनाएगा। समझ में आ रही बात? तो यहां पे कौन सा आरएनए पॉलीमरेज? आरएनए पॉलीमरेज कौन है? 3 इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसक्रिप्शन इन द यूकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स, अगर प्रोकैरियोट्स होता तो एक ही रहता, तो ट्रांसक्राइब ओनली एसएन आरएनए, मतलब एसएन मतलब स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए, ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए, ट्रांसक्राइब ट्रांसफर आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए एंड एसएन आरएनए एंड ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए। प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए को क्या बोलते हैं बताओ तो? एचएन आरएनए, हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए, क्योंकि इसमें एक्सॉन और इंट्रॉन दोनों होता है। एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन फिर इंट्रॉन, मतलब एक्सॉन और इंट्रॉन, जिसको हम लोग स्प्लिट जीन अरेंजमेंट भी बोलते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए। तो ये कौन बनाएगा बताओ? ये बना देगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जस्ट तुम्हें दिखा देता हूँ इसकी भी पीडीएफ। तो ये कौन बना देगा तुम्हारा? 3 जो होता है वो बनाता है ट्रांसफर आरएनए, 5s राइबोसोमल आरएनए, एसएन आरएनए। आरएनए पॉलीमरेज 1 जो होता है ना वो राइबोसोमल आरएनए बनाता है, और आरएनए पॉलीमरेज 2 जो होता है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। जस्ट देख लो, इसको रिवाइज कर लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं बता देता हूँ तुम्हें, जस्ट 1 मिनट लगेगी, इसको इंपॉर्टेंट पॉइंट को स्किप नहीं करना है, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बता दे रहा हूँ। देखो यहाँ पे एक और होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट वगैरह हो गया, ठीक है, ये अलग है। प्रमोटर वगैरह देखो दूसरा हो जाएगा ये वाला, एक्सॉन टाइप्स ऑफ आरएनए एंड द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। देखो ये वाली, ये याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ। इन यूकैरियोट्स देयर आर 2 एडिशनल कॉम्प्लेक्स, ये तो अलग है। देयर आर एटलीस्ट 3 आरएनए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या करता है? राइबोसोमल आरएनए बनाता है, ट्रांसक्राइब राइबोसोमल आरएनए। इसके अलावा और ये बनाता है राइबोसोमल आरएनए तो बना ही रहा है, और साथ साथ में राइबोसोमल आरएनए में 3 कंपोनेंट हो गया वो बना रहा है। देखो आरएनए पॉलीमरेज 3 जो तुम्हारा ये क्वेश्चन था कि आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, तो हमने क्या देखा? पहले आरएनए पॉलीमरेज 1 का देखा, राइबोसोमल आरएनए बना रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज पहले देख लो, सेकंड में आरएनए पॉलीमरेज देख लो, तो क्या कर रहा है? ये हेट्रोजेनस न्यूक्लियर आरएनए बना रहा है, और आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो तुमको ट्रांसफर आरएनए बना रहा है, 5s राइबोसोमल आरएनए एंड एसएन आरएनए बना रहा है। राइबोसोमल आरएनए का 4 कंपोनेंट होता है यूकैरियोट्स में, 28s, 18s और 5.8s। तो वो बनेगा आरएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू, और जो 5s है राइबोसोमल आरएनए का वो बनेगा आरएनए पॉलीमरेज 3 के थ्रू। तो तुम्हें सिंपली याद रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 क्या बना रहा है? राइबोसोमल आरएनए, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 क्या बना रहा है? एचएन आरएनए, जो मैसेंजर आरएनए का प्रीकर्सर है, इसी से मैसेंजर आरएनए बन जाएगा। एंड आरएनए पॉलीमरेज 3 क्या बना रहा है? ट्रांसफर आरएनए प्लस ये चीज बना रहा है 5s राइबोसोमल आरएनए एंड एसएन आरएनए। तो राइबोसोमल आरएनए याद रखना है, मैसेंजर आरएनए याद रखना है, एंड ट्रांसफर आरएनए याद रखना है। तो राइबोसोमल आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 1 के थ्रू, मैसेंजर आरएनए आरएनए पॉलीमरेज 2 के थ्रू, डायरेक्ट नहीं, एचएन आरएनए बनेगा प्रीकर्सर ऑफ मैसेंजर आरएनए, एंड थर्ड में आरएनए पॉलीमरेज 3 हो गया, ठीक है। इसलिए मैंने दिखा दिया तुम्हें। अब देखो एक और चीज बता दूं तुम्हें कि यूकैरियोटिक में क्या होता है कि एक्सॉन और इंट्रॉन का फिगर से मैं दिखा देता हूँ, इसका भी क्वेश्चन आगे है कि ये एक्सॉन है और ये इंट्रॉन है। एक्सॉन कोडिंग सीक्वेंस होता है, इंट्रॉन नॉन कोडिंग होता है। तो ट्रांसक्रिप्शन के बाद में यहाँ पे क्या होता है कि जब ये आरएनए एचएन आरएनए निकलता है तो 5' पे कैपिंग होता है, और 3' पे पॉली ए का टेल यहाँ पे ऐड कर जाता है, किस में?
यूकैरियोटिक के केस में। तो 5' पे क्या होता है, कैपिंग, ये सब एक्स्ट्रा मैं बता रहा हूँ। 5' पे कैपिंग एंड 3' पे बहुत सारा ए, मतलब एडेनिन का टेल एक आके जुड़ जाता है, इसे हम बोलते हैं पॉली एडिनाइलेशन। 5' को हम लोग हेड बोलते हैं, तो हेड पे कैप है, और टेल कहाँ होता है, बैक साइड में, तो टेल में पॉली एडिनाइलेशन हो गया। और साथ साथ यहाँ पे क्या होता है कि एक्सॉन यहाँ पे है जो कोडिंग है, और इंट्रॉन नॉन कोडिंग है। इंट्रॉन क्या हो गया, नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और एक्सॉन हो गया ये कोडिंग सीक्वेंस हो गया। तो यहाँ पे इंट्रॉन जो होता है रिमूव कर दिया था, देखो यहाँ पे इंट्रॉन रिमूव किया जा रहा है, सब इंट्रॉन है। इंट्रॉन रिमूव करके एक्सॉन को एक डिफरेंट सीक्वेंस में हम लोग जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं आरएनए स्प्लाइसिंग। तो यहाँ पे मैंने तुम्हें 3 टर्म बताया, कैपिंग, कैपिंग कहाँ हो रहा है, तो 5' पे हो रहा है, क्या चीज का, ये वाली कैप है। गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट का बनवा कैपिंग हो गया। पॉली एडिनाइलेशन कहाँ हो रहा है, 3' पे, पॉली एडिनाइलेशन 3' पे हो रहा है। स्प्लाइसिंग, आरएनए स्प्लाइसिंग हो रहा है, मतलब रिमूवल ऑफ इंट्रॉन और एक्सॉन का कंबाइनिंग होना इन ए डिफरेंट सीक्वेंस, इज कॉल्ड आरएनए स्प्लाइसिंग। ठीक है, तो 21 में हो रहा है तुम्हारा मैसेंजर आरएनए, एचएनआरएनए जब मैसेंजर आरएनए बदलेगा तो, ठीक है, एचएनआरएनए में इंट्रॉन होगा और मैच्योर मैसेंजर आरएनए में इंट्रॉन नहीं होगा, केवल एक्सॉन होगा। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट, चलो, हाँ, तो हमने क्या कर लिया, 14th का क्या हो जाएगा, सी, 14th का सी, गॉट इट। Which of the following ribosomal RNA acts as the structural RNA as well as ribozyme in the bacteria? भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी, 15th। Which of the following ribosomal RNA क्या करता है, इसका 2 रोल है, स्ट्रक्चरल रोल भी है और कैटालिटिक रोल भी है। कहाँ पे बताओ, आरएनए, आरएनए को बनाने में भी हेल्प करता है, तो स्ट्रक्चरल रोल हो गया, और वहाँ पे कैटालिटिक रोल है, कैटलिस्ट के रूप में काम कर रहा है ये, इसलिए इसे क्या बोलेंगे, राइबोजाइम, बैक्टीरिया में। तो कौन सा होगा बताओ, बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़े पहले भी मैंने बताया है तुम्हें, शायद 5s नहीं होगा, 18s होगा, ये होगा 23 राइबोसोमल आरएनए, जो राइबोजाइम है, जो राइबोजाइम आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए तो आरएनए हो गया, 23s राइबोसोमल आरएनए हुआ। ठीक है, इस राइबोसोमल आरएनए का एक्चुअल नाम क्या है बताओ, एंजाइम है ना, तो हमने सिंपली राइबोजाइम क्यों बोला, क्योंकि यहाँ पे आरएनए एंजाइम के रूप में एक्ट कर रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड द राइबोजाइम। व्हेन आरएनए एक्ट्स एज द एंजाइम इट इज कॉल्ड द राइबो मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड। लेकिन व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एंजाइम एंड व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस एंजाइम, देयर आर 2 additional points which should be covered in the context of ribozyme. So what is actually the name of ribozyme? It is known as peptidyl transferase. So actually ribozyme is the peptidyl transferase, it's another name. And what is the function? So helps in the formation of peptide bond. फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड, पेप्टाइड बॉन्ड समझते हो तुम लोग कि 2 एमिनो एसिड्स आर लिंक टुगेदर, मान लो सपोज एमिनो एसिड 1 है, एमिनो एसिड 2 है, ये कब बन रहा है तुम्हारा ट्रांसलेशन के दौरान, एमिनो एसिड 3 है, तो सारे एमिनो एसिड एक दूसरे से कनेक्टेड है, किससे, पेप्टाइड बॉन्ड से। तो दिस एंजाइम हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। ओके, गॉट इट। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 15 का क्या हो जाएगा, सी। तो हमने 2 एक्स्ट्रा लिखा दिया यहाँ पे तुम्हें, पेप्टाइड राइबोजाइम, पेप्टाइड ट्रांसफरेज और ये वाली। ठीक है, 16 हमने ऑलरेडी करा चुका हूँ, देखो ये वाली, रिमूवल ऑफ इंट्रॉन and joining of exon in defined sequence is known as looping, inducing, splicing and splicing। तो हमने जस्ट एक क्वेश्चन कराया तुम्हें
किसे क्या बोलते हैं, स्प्लाइसिंग बोलते हैं। तो 16 का क्या हो जाएगा, डी। अभी जस्ट हमने फिगर दिखाया है, इसलिए इसमें डिटेल जाने की जरूरत नहीं है। 16 का डी कि इंट्रॉन को हटाना और एक्सॉन को जोड़ना, जिसके चलते HNRNA क्या हो जाएगा, मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट हो जाएगा। RNA पॉलीमरेज 2 क्या करता है, RNA पॉलीमरेज 2 HNRNA का फॉर्मेशन करता है। HNRNA में इंट्रॉन को हटा दिया जाता है जो नॉन कोडिंग सीक्वेंस, और एक्सॉन को एक डिफरेंट सीक्वेंस में लगा दिया जाता है। इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं RNA स्प्लाइसिंग। ओके, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड allow the bacteria to produce human insulin by the recombinant DNA technologies। हमने recombinant DNA technology बायोटेक का भी हमने वन शॉट भी डाला है और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस भी डाला है। तो इसके थ्रू भी जाओ तो इसमें तुम्हारा इसका आंसर मिल जाएगा, मोरलेस, एक्यूरेट नहीं, मोरलेस पकड़ लोगे तुम। इसमें पूछा था कि बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूस होता है कि नहीं, तो यस। तो विच ऑफ द, अब होता है तो क्यों होता है, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ द जेनेटिक कोड डज अलाउ बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस ह्यूमन इंसुलिन बाय recombinant DNA technologies। First, genetic code is specific, genetic code is not ambiguous, third, genetic code is redundant, and fourth is the genetic code is nearly universal। तो जेनेटिक कोड के प्रॉपर्टी में देखोगे कि जेनेटिक कोड यूनिवर्सल होता है, वो बैक्टीरिया से लेके हम तक जो कोडॉन होता है वहीं एमिनोसिड बनाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ट्रिपल यू कोडॉन ले लो, कोडॉन समझते हो ना, मैसेंजर आने पे जो 3 बेस सीक्वेंस होता है इसे कोडॉन बोलते हैं। तो वो कोडॉन ट्रिपल यू अगर कोडॉन है तो बैक्टीरिया में वो क्या कोड करता है, ट्रिपल यू। जस्ट रिकॉल, ट्रिपल यू बनाता है तुम्हारा फिनाइल एलानिन एमिनो एसिड, ठीक है। तो वो फिनाइल बैक्टीरिया में बनाएगा, प्लांट में बनाएगा और हम में बनाएगा। तो जेनेटिक कोड क्या है, नियरली यूनिवर्सल है, इसीलिए बैक्टीरिया में भी ह्यूमन इंसुलिन को प्रोड्यूस किया जा सकता है। 17 का डी। अब देखो यहाँ पर नेक्स्ट, ये भी तुम्हारा 2017 का, ये देखो कंसेप्ट देख रहा है तुम्हारा। अभी हमने क्या बताया कोडॉन के बारे में, जस्ट जैसे सपोज करो कि ये डीएनए है, डीएनए है, ये डीएनए है। डीएनए में बेस सीक्वेंस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, हमने बना दिया 9। ऐसे लाइन दे दो, बेस हो गया, कुछ भी हो गया, मान लो ए या जी, कुछ भी हो गया। अब इसी का ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, तो यहाँ पर क्या बन रहा है, मैसेंजर RNA 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 क्या बन गया मैसेंजर RNA में। तो मैसेंजर RNA में जो 3 बेस सीक्वेंस होता है इसे क्या बोलते हैं, कोडॉन। इसलिए क्या बोलते हैं कि कोडॉन ट्रिपलेट है। और एक कोडॉन जो होता है वो क्या करता है, 1 एमिनो एसिड को कोड करता है, एक एमिनो एसिड बनाता है, ठीक है। तो 3 बेस सीक्वेंस, बेस सीक्वेंस, सीक्वेंस कहाँ पे, जो मैसेंजर RNA में होगा, इसको क्या बोलते हैं, कोडॉन। और ये कोडॉन क्या करता है, पॉलीपेप्टाइड चेन में 1 एमिनो एसिड कोड करेगा, एक एमिनो एसिड। मतलब एक एमिनो एसिड के लिए क्या चाहिए, 3 बेस सीक्वेंस चाहिए, मैसेंजर RNA पे से कोडॉन बोल रहे हैं। तो अब देखो क्वेश्चन क्या है कि देयर आर 999, मतलब 999 बेसिस इन एन RNA, मतलब मैसेंजर RNA में पूछ रहा है, दैट कोड फॉर द प्रोटीन विथ 330 एमिनो एसिड। पता चल गया तुमको कि एक कोडॉन क्या करता है, 3 एमिनो एसिड कोड कर रहा है। तो 999 को अगर हम 3 से डिवाइड कर देंगे तो आप 333 आ जाएगा ना। तो ये एमिनो एसिड आ रहा है, तो क्यों आ रहा है इसका हमने एक्सप्लेनेशन यहाँ पे दे दिया कि मैसेंजर RNA का 3 बेस सीक्वेंस जिसे हम कोडॉन बोल रहे हैं, तो कोडॉन क्या है, ट्रिपलेट है, 3 बेस का सीक्वेंस है। ये क्या बना रहा है, एक एमिनो एसिड बना रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि 901 के पोजीशन पे एक बेस को डिलीट कर दिया गया, तो एक बेस को हटाया तो 998 बेस तो रह जाएगा, एक ही बेस हटा है। लेकिन पूछ रहा है हाउ मेनी कोडॉन्स विल बी ऑल्टर्ड, तो कितना कोडॉन ऑल्टर्ड हो जाएगा तुम्हारा। तो एक कोडॉन कितना बना होता है, 3 का ना। तो 99 को चेंज किए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 33 हो जाएगा, क्योंकि एक कोडॉन कितना का बना होता है, 3 बेस सीक्वेंस का। तो 99 हो जाएगा यहाँ पे। तो कितना कोडॉन अफेक्टेड होगा, कोडॉन पूछ रहा है, तो कितना कोडॉन अफेक्टेड होगा, 33, क्योंकि 1 कोडॉन इज मेड अप ऑफ 3 बेसेस।
समझ में आई बात? तो 18 का क्या हो जाएगा? 18 का करेक्ट ऑप्शन इज बी। या ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं 99 को तुम डिवाइड कर दो 3 से तो 33 हो गया, बात बराबर है। नेक्स्ट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ पैसेंजर आरएनए टू प्रोटीन बिगिन सून एज सून एज 2022 का है। द स्मॉल सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर मैसेंजर आरएनए। तो देखो यहाँ पर लार्जर सब यूनिट ऑफ राइबोसोम इनकाउंटर मैसेंजर आरएनए, बोथ द सब यूनिट जॉइन टुगेदर to bind with messenger RNA and the ribosomal RNA is activated and the large subunit of ribosome encounters messenger RNA। तो तुम्हें थोड़ा सा ट्रांसलेशन में बैक जाना है। तो तुम देखो कि जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तो दोनों सब यूनिट राइबोसोम का अलग अलग रहता है, 30 और 50 अलग अलग रहता है। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट होने के ट्रांसलेशन स्टार्ट होने का पहला स्टेप होता है इनिशिएशन ऑफ ट्रांसलेशन। उसमें मैसेंजर आरएनए सबसे पहले स्मॉल सब यूनिट से कंबाइन करता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा ऑप्शन? स्मॉल सब यूनिट ऑफ मैसेंजर आरएनए इनकाउंटर्स विथ मैसेंजर आरएनए। तो 19 का क्या हो जाएगा? ए 19 का ए। ठीक है, और दोनों मैसेंजर आरएनए को जोड़ने के लिए क्या चाहिए होता है? दोनों स्मॉल सब यूनिट को जोड़ने के लिए दोनों सब यूनिट अलग अलग रहता है और दोनों को जोड़ने के लिए चाहिए, देखो यहाँ पर अभी लिखा है, नेक्स्ट में अभी हम लोग देखेंगे। द टू सब यूनिट ऑफ राइबोसोम्स रिमेन यूनाइटेड एट द क्रिटिकल लेवल ऑफ आयन। मतलब अभी हमने क्या बताया था, इससे एक और क्वेश्चन समझ लो कि जब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा होता है तब दोनों सब यूनिट क्या होता है? 30 और 50 अलग अलग रहता है, 30s और 50s, सॉरी 50s सब यूनिट अलग अलग रहता है। ट्रांसलेशन हो रहा है मीन्स क्या हो गया कि 30s सब यूनिट के पास में आके मैसेंजर आरएनए यहाँ पे कंबाइन कर गया मैसेंजर आरएनए। तो ट्रांसलेशन स्टार्ट हुआ जो पहले वाले क्वेश्चन था। अब जब ये हो जाएगा तो यहाँ पे 50s सब यूनिट जुड़ जाएगा इसके साथ आके, तो क्या बन गया? डायमर बन गया। तो ये दोनों को जोड़ने के लिए, डायमर बनने के लिए कौन सी आयन्स इंपॉर्टेंट है? तो इसमें हो जाएगा मैग्नीशियम आयन Mg++। इसका भी अमाउंट होता है 0.001 मोलर आयन कंसेंट्रेशन चाहिए मैग्नीशियम का, तभी ये दोनों सब यूनिट जुट के क्या बनाता है? डायमर बनाता है। डायमर मतलब स्मॉल सब यूनिट एंड लार्जर सब यूनिट कंबाइन करेगा तो क्या बन जाएगा? डायमर बन जाएगा। तो डायमर बनने के लिए कौन सा चाहिए तुमको? कौन सा आयन चाहिए? मैग्नीशियम आयन चाहिए, जो प्रोटीन जब इनिशिएशन हो जाएगा, जब मैसेंजर आरएनए स्मॉलर सब यूनिट के साथ कंबाइन करेगा तो फिर लार्जर सब यूनिट यहाँ पे आएगा तो डायमर बनेगा। तो डायमर बनने के लिए क्या चाहिए तुम्हें? मैग्नीशियम आयन की जरूरत होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच। एलेक्स जेफरीज, बताओ उन्होंने क्या किया था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी पे काम किया था। नहीं, इस पे कौन काम किया था? इस पे काम किया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, जो हमने बताया। फ्रेडरिक ग्रिफिथ, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, हर्शी एंड चेज। हर्शी चेज का किस एक्सपेरिमेंट था? बैक्टीरियोफेज पे, जस्ट बताया T2 बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज में भी कौन सा था? T2 बैक्टीरियोफेज था हर्शी चेज के एक्सपेरिमेंट में। समझ में आई बात तो बच्चों? T2 फेज पे बैक्टीरियोफेज, जिसके चलते उन्होंने क्या बताया था? डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल। फाइनली प्रूफ हो गया था, अभी जस्ट हमने बताया कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है। तो हर्शी चेज का एक्सपेरिमेंट कहाँ पे था तुम्हारा? बैक्टीरियोफेज पे था, टीएमबी पे नहीं था। मेसेल्सन एंड स्टॉल हमने देखा क्या किया था? सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए एप्लीकेशन। मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन बताया था। पैजम सेटाइवन पे कौन काम किया था? मेंडल ना। पैजम सेटाइवन मीन्स पी प्लांट, पी का बॉटनिकल नेम हो गया। जैकब एंड मोनोड, तो देखो एलेक्स जेफरी भी नहीं काम किया था। एलेक्स जेफरी किस पे काम किया था? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग पे उन्होंने काम किया था। तो करेक्ट ऑप्शन हमें मैच करनी है। तो देखो 3 इलिमिनेट हो गया, तो क्या बच गया? जैकब एंड द मोनोड, उन्होंने लैक ऑफ राउंड का कंसेप्ट दिया ई कोलाई बैक्टीरिया में। तो सेलेक्ट द करेक्ट वन, तो कौन हो गया? 21 का डी। 21 का डी करेक्ट ऑप्शन इज द 21 डी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22।
इफ, अब देखो ये ह्यूमन जीनोम मैपिंग से आ गया, इफ द जेनेटिक्स यूजेस, तो हमने ये ट्राई किया है कि हर एक यूनिट से जो भी टॉपिक है, तो हर एक टॉपिक से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आने वाली है या आने की चांसेस है या ऑलरेडी जो आ चुका है उससे मिलता जुलता जो एक्सपेक्टेड है हमारा 2024 में, इसको हमने यहाँ पे डाला है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, देखो ये बहुत सा कॉमन है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में सीक्वेंस एनोटेशन किया जाता है और फिर एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग लगाया जाता है, दूसरे सीक्वेंस पे काम होता है। तो यहाँ पर क्या कहता है कि इफ ए जेनेटिक्स यूज द ब्लाइंड अप्रोचेस फॉर सीक्वेंसिंग द होल जीनोम ऑफ द ऑर्गेनिज्म, मतलब पूरे डीएनए को सीक्वेंसिंग करना है, फॉलोड बाय असाइनमेंट ऑफ फंक्शन, इसके बाद जितना भी जीनोम सीक्वेंस हो गया, मान लो सब सीक्वेंस से इतना सीक्वेंस हो गया, तो इसको पूरा देख लिया कि कौन कौन सा सीक्वेंस है और फिर इस सीक्वेंस का क्या फंक्शन है। तो पहला तो सीक्वेंसिंग करना और दूसरा फिर उसका फंक्शंस को असाइनमेंट करना। तो कौन सा मेथडोलॉजी या मेथड वो अपना अप्लाई करेंगे, सीक्वेंस एनोटेशन, जीन मैपिंग, एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग है, बायोइन्फॉर्मेटिक्स। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स नहीं होगा, इसमें कंप्यूटर का यूज करके हम लोग डाटा लेते हैं। जीन मैपिंग तो प्रोसेस हो गया। एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग जब हम लोग पहचान लेंगे तो फिर कौन सा सीक्वेंस आरएनए के रूप में एक्सप्रेस होता है, इसको बोलते हैं एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग। तो क्या बच गया, सीक्वेंस एनोटेशन। तो 22 का ए, 22 का ए sequence the whole set of the genome that contain all coding and non-coding sequence, that contain all the coding and non-coding sequence and later assignment of functions of the different sequence। मतलब यहाँ पर कोडिंग और नॉन कोडिंग सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया, टोटल सीक्वेंस को आइडेंटिफाई किया और फिर इसके बाद में उसका फंक्शंस क्या है उसको असाइन किया। इसको क्या बोलते हैं, सीक्वेंस एनोटेशन, सीक्वेंस एनोटेशन। ठीक है, नेक्स्ट तो 22 का ए। नेक्स्ट एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग, अभी हमने बताया कि जब पूरा सीक्वेंस का क्या कर लिया, आइडेंटिफाई कर लिया, तो अब सीक्वेंस का क्या फंक्शन है। ठीक है, तो एक्सप्रेस सीक्वेंस टैग का मतलब क्या होता है कि वह सीक्वेंस जो तुम्हारा आरएनए के रूप में एक्सप्रेस्ड हो, तो इसको बोलेंगे एक्सप्रेस, जीन एक्सप्रेस एज द आरएनए। ठीक है ना, तो ये वाली हो जाएगी 23 का बी। नेक्स्ट, DNA fingerprinting involves identifying differences in some specific region in the DNA sequence called polymorphic DNA, satellite DNA, repetitive DNA and the single nucleotide। तब बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा, 24 का सी, रिपीटेटिव डीएनए। रिपीटेटिव डीएनए क्योंकि इसी डीएनए में कुछ ना कुछ डिफरेंस रहता है टू ह्यूमन बीइंग के बीच में। यह सीक्वेंस बार बार रिपीट होता है और जो सीक्वेंस रिपीट होता है उसी में किसी न किसी बेस में डिफरेंस होता है, जिसका बेस बना के हम लोग डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करते हैं। ठीक है, तो 24 का क्या हो जाएगा, सी। ओके, नेक्स्ट, इन ई कोलाई ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म, मतलब यहाँ पे कौन सा कंसेप्ट आ रहा है फिर तुम्हारा, ओपेरॉन कंसेप्ट जैकबियन मोनरो ने जो दिया था। तो ड्यूरिंग लैक्टोज मेटाबॉलिज्म रिप्रेसर बाइंड्स टू द, तो देखो थोड़ा सा मैं बता दूं यहाँ पे रिप्रेसर, फिर आ जाओ तुम थोड़ा सा इसमें, अगर पढ़े होगे तो तुम्हें याद आ रहा होगा, नहीं पढ़े हो तो थोड़ा सा इसको रिफ्रेश कर देता हूँ। लैक ऑपरॉन में देखो थोड़ा सा इसको कंसेप्ट देते हुए, देखो लैक ऑफ प्रॉन, ये भी इंपॉर्टेंट है। लैक ऑफ प्रॉन को 2-3 पॉइंट याद रखना है यहाँ पे। यहाँ पे सब एक बार क्वेश्चन ये भी पूछा था कि यहाँ पे लैक का मतलब क्या होता है, लैक मीन्स लाख, 1 लाख 2 लाख वो, तो लैक का यहाँ पर मतलब होता है लैक्टोज। लैक का क्या मतलब होता है, लैक्टोज, कहीं पे लिखा होगा यहाँ पे देखो, here in lac operon, here the lac refers to the lactose। ठीक है, तो ये यहाँ पे लैक्टोज, ठीक है, ये नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा लैक्टोज से लैक हो गया। ठीक है, तो 2 साइंटिस्ट थे, जैकब, कॉमनली ये पूछता है जैकब एंड द मोनरो, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट जैसे हम लोग लैक ऑपरॉन बोलते हैं।
इसमें क्या होता है कि ग्रुप ऑफ जीन्स जो होता है ना वो मिलके कोई एंजाइम्स बनाता है, कब कब जीन को ऑन होना है, कब जीन को ऑफ होना है। तो इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे तुम्हें कंसेप्ट दे देता हूँ कि यहाँ पे जो इंड्यूसर है, इंड्यूसर को बोल रहे हैं क्या, लैक्टोज। यहाँ पे इंड्यूसर को क्या बोल रहे हैं, तुम लोग पढ़ लिए होगे, इसलिए थोड़ा सा शॉर्ट में बता रहा हूँ, लैक्टोज। लैक्टोज यहाँ पे इंड्यूसर है, क्योंकि लैक्टोज जब आएगा तो लैक्टोज क्या चीज़ का बना, डाइसैकेराइड शुगर है। तो डाइसैकेराइड को यहाँ पे जो बॉन्ड होता है इसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसको बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए क्या चाहिए, एंजाइम चाहिए। तो जब लैक्टोज रहेगा तभी एंजाइम बनना है, तभी जीन स्विच ऑन होना है। जस्ट उसी तरह से कि मान लो हम लोग रूम में आते हैं तो लाइट और एसी और फैन वगैरह ऑन करते हैं, क्यों, क्योंकि जब रूम में नहीं है तो अगर हम लोग पंखा या लाइट ऑन रखेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी का वेस्टेज होगा। उसी तरह से वो बैक्टीरिया भी क्या कर रहा है कि जब यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं है, मतलब लैक्टोज नहीं है, तो वो अगर एंजाइम बनाएगा तो दैट एंजाइम विल बी वेस्टफुल। इसीलिए देखो यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है तो यहाँ पे जीन स्विच ऑफ है, मतलब हम लोग रूम में नहीं है तो जो पावर का बटन इसको स्विच ऑफ करके रखा है, जब हम लोग आएंगे तो स्विच ऑन करेंगे। जस्ट इसी तरह से वो काम करता है ये वाली। तो देखो यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है तो यहाँ पर क्या होगा, एक यहाँ पे रिप्रेसर जीन है जो एक प्रोटीन बनाएगा, सॉरी इंड्यूसर एक जीन है जो यहाँ पर प्रोटीन बनाएगा, इसको क्या बोल देंगे, रिप्रेसर प्रोटीन बोलेंगे। और रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो यहाँ पर रिप्रेसर मैसेज आने बनाएगा, और रिप्रेसर मैसेज आने कहाँ पे बाइंड कर जाएगा, मैसेंजर ऑपरेटर पे बाइंड कर जाएगा। यहाँ पे सीक्वेंस ऑफ जीन होता है, इसका स्ट्रक्चरल जीन, ऑपरेटर, प्रमोटर, और यहाँ पर आई। आई यहाँ पर मतलब क्या होता है, देखो आई का मतलब होता है यहाँ पे, देखो आई का मतलब यहाँ पर आई जो जीन है इसे क्या बोलते हैं, ये भी सब कभी कभी क्वेश्चन आता है। देखो ये वाली आई, आई यहाँ पर बोलते हैं रेगुलेटरी जीन। Lac consists of one regulatory gene. The I gene here doesn't mean the inducer, rather it is derived from the word inhibitor. ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या हो गया, जो आई जो जीन है वो एक प्रोटीन बनाया रिप्रेसर, तो लैक्टोज नहीं है तो क्या किया कि रिप्रेसर यहाँ पे ऑपरेटर से कंबाइन कर गया, ऑपरेटर से कंबाइन कर गया। क्यों कंबाइन कर गया यहाँ पर बताओ, क्योंकि इस जीन को स्विच ऑन होना है, स्ट्रक्चरल जीन ये वाली है, ये जब जीन स्विच ऑन होगा तो एंजाइम बनेगा। तो देखो यहाँ पे सबस्ट्रेट नहीं है तो ये रिप्रेसर प्रोटीन जो है वो यहाँ पे जाके कंबाइन कर गया। क्यों कंबाइन कर गया, क्योंकि यहाँ पे प्रमोटर है और प्रमोटर पे ही आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करता है। भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखना कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, तो प्रमोटर पे बाइंड करता है। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन होने के लिए आरएनए पॉलीमरेज को आगे बढ़ना है, तो रिप्रेसर क्या किया, इसके रास्ता को ब्लॉक कर दिया, किसके, प्रमोटर के। प्रमोटर पे जो आरएनए पॉलीमरेज है इसके रास्ता को ब्लॉक कर दिया, सो डैट कि यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज आगे मूव नहीं किया, आगे मूव किया तो ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ, ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुआ तो एंजाइम नहीं बना, क्योंकि यहाँ पे इंड्यूसर नहीं है, इंड्यूसर एब्सेंट है। यही जब इंड्यूसर आ गया तो कब इंड्यूसर आ गया, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज, लैक्टोज आ गया यहाँ पे, इंड्यूसर लैक्टोज आ गया। तो रिप्रेसर जो है वो तो रिप्रेसर प्रोटीन बनाया, लेकिन यहाँ पे रिप्रेसर क्या हो गया, इनएक्टिव हो गया, क्योंकि इंड्यूसर रिप्रेसर को इनएक्टिव कर दिया। तो यहाँ पे ये जो रिप्रेसर है वो ऑपरेटर से कंबाइन नहीं किया, ऑपरेटर से कंबाइन नहीं किया। तो रिप्रेसर किससे कंबाइन कर रहा है, ही क्वेश्चन था, रिप्रेसर किससे कंबाइन कर रहा है, ऑपरेटर से ना, तो ऑपरेटर से कंबाइन नहीं किया। तो यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज को रास्ता मिल गया ना आगे बढ़ने के लिए, वो आगे की तरफ बढ़ गया और इसका क्या किया, स्ट्रक्चर जिनका ट्रांसक्रिप्शन कर दिया, जिसके चलते एंजाइम बन गया। और ये एंजाइम जो वो क्या कर देगा, लैक्टोज को ब्रेक डाउन कर देगा। लैक्टोज जो डाइसैकेराइड है इसको 2 मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट कर दिया, ब्रेक डाउन हो गया, जिसको कि बैक्टीरिया यूज करेगा अपने सोर्स ऑफ एनर्जी के रूप में। समझ में आई बच्चों। तो यहाँ पर जो है रिप्रेसर किससे कंबाइन कर रहा है, बताओ, अब समझ गए होगे तुम लोग, इतना मैंने बता दिया। किससे कंबाइन किया, ऑपरेटर से ना, क्योंकि ऑपरेटर के जस्ट पहले क्या, प्रमोटर है, ये ना है। जस्ट मैं अगर डायग्राम बना देता हूँ तुम्हें फिर इस तरह से, तो ये ना हो जाएगा। कि ये स्ट्रक्चरल जीन हो गया, 1, 2 और 3 स्ट्रक्चरल जीन हो गया, इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है। यहाँ पे ऑपरेटर है, यहाँ पे प्रमोटर है, और यहाँ पे कौन सा जीन था, आई, जो रिप्रेसर बना रहा था। तो लैक्टोज मेटाबॉलिज्म के समय में रिप्रेसर किससे बाइंड करेगा, ऑपरेटर से, इससे बाइंड कर गया। जब इंड्यूसर नहीं है तब, इंड्यूसर यहाँ पर क्या है, इंड्यूसर, इंड्यूसर मतलब लैक्टोज नहीं है तो, लैक्टोज नहीं है तो जीन कुछ क्या होना है, स्विच ऑफ होना है। लैक्टोज नहीं है तो जीन क्या होगा,
ऑफ रहेगा। स्ट्रक्चरल जीन तो क्या करा, रिप्रेसर से बाइंड कर गया, जिसके चलते प्रमोटर पे क्या बाइंड करा, आरएनए पॉलीमरेज। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना कि आरएनए पॉलीमरेज कहाँ पे बाइंड करता है, प्रमोटर सेगमेंट पे। तो देखो इस तरह से हमने बहुत सारा क्वेश्चंस निकाला, जस्ट 25 नहीं है, ये मोर देन 50 हो जाएगा। तो आरएनए पॉलीमरेज किस पे बाइंड किया, प्रमोटर पे, ठीक है। और प्रमोटर का आरएनए पॉलीमरेज का रास्ता कौन रोक दिया, रिप्रेसर, किस पे बाइंड करके, ऑपरेटर से। तो 25 का क्या हो जाएगा, बी। तो हमने इतना करवा दिया, इसको एक बार अच्छे से कर लेना, तो ऑलमोस्ट सारे तुम्हारे कवर हो गए हैं। क्या लिख दो और यार कर लेना, सिग्मा फैक्टर, रो फैक्टर बैक्टीरिया वाला आरएनए पॉलीमरेज में, वो भी इंपॉर्टेंट याद देख लेना। एक में सिग्मा फैक्टर को इनिशिएशन फैक्टर बोलते हैं एंड रो फैक्टर को टर्मिनेशन फैक्टर बोलते हैं, ठीक है। चलो बच्चों, हमने क्या लिया, जस्ट रिवाइज कर लो, इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने डिस्कस किया, एनसीईआरटी के साथ साथ एमसीक्यू भी करवा दिया, सो डैट कि तुम्हें कुछ बेनिफिट मिल सके। फिर मैं आगे वीडियो लेके आऊँगा कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की। टिल देन बाय बाय।